मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे आखिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अगर हम एक तरह से डेफिनेशन कह ले तो क्या होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? एसिड बेस डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें एसिड में और या फिर बेस में डिस्टर्बेंस हो जाती है। एसिड बेस किसकी? ब्लड की पीएच। अगर ब्लड की पीएच 7 से कम हो जाएगी, अगर ये पीएच स्केल है तो 7 न्यूट्रल होती है, 7 से अगर कम हो जाएगी तो एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक, और 7 से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिक हो जाएगी। तो इसी एसिड और बेस में डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होती है कि एक्सेस टू मच एसिड हो जाती है बॉडी में। मीन्स जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है। मीन्स हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्या करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में? किडनी उस एक्सेस एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके कारण बॉडी में बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक है उसकी कमी हो जाती है। उसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी होने के कारण क्या होती है? ये नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण होती है। मतलब कि अगर बाइकार्बोनेट आयन कम हो गई है तो नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसके फैक्टर्स होंगे। अब नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मीन्स अगर स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, या फिर अगर जिसमें गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, अगर ये लंग्स है, मैं रफली बना देती हूँ, अगर ये लंग्स आपको दिख रही है तो इसमें मटके जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। इसमें से गैसेस एक्सचेंज होती है, इसमें से गैस एक्सचेंज होती है, लेकिन इसमें जो है ये गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसी को हम नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। मीन्स इस लंग्स के एल्वियोलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अदर फैक्टर्स स्नीजिंग के कारण या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस कफ होने के कारण, कफ का मतलब होता है कि उसमें म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो उस सब के कारण ब्लड में क्या हो जाती है? एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और बाइकार्बोनेट की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट की मात्रा जितनी रहती है उतनी ही होती है बॉडी में, लेकिन एसिड के ज़्यादा होने के कारण वो उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के? पहला कॉज है डायबिटिक एसिडोसिस। डायबिटिक एसिडोसिस के कंडीशंस में क्या होती है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा कीटोन्स बनने लगती है, जिसके कारण ब्लड में एसिडिक हो जाती है, और ब्लड के एसिडिक होने के कारण बाइकार्बोनेट कम हो जाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशंस प्रेजेंट हो जाती है, उसकी जैसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें किडनी रिमूव नहीं कर पाती है। डायबिटिक एसिडोसिस को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। दूसरा है हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। हाइपरक्लोरेमिक मीन्स ब्लड में अगर क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर किडनी बहुत ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट कर देती है, उस कंडीशन में क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तीसरा है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज या फिर ESRD। ESRD का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज मतलब किडनी एकदम फेल होने वाली है, एंड स्टेज है किडनी की, जिसमें किडनी बिल्कुल भी फंक्शन करना बंद कर देती है। और इसमें क्या होता है? इसमें डिस्टल और प्रॉक्सिमल एसिडोसिस होती है। इसका क्या मतलब है? किडनी का जो यूनिट है वो क्या है? वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, मैं रफली यहाँ पे बना देती हूँ, और फिर ये जा करके कलेक्टिंग डक्ट के साथ किडनी की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें ये वुमेन्स कैप्सूल होता है, ये प्रॉक्सिमल, ये लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल, क्योंकि ये नेफ्रॉन से दूर है, तो ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, इन दोनों में जो एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या करती है? ये दोनों बाइकार्बोनेट को ज़्यादा एक्सक्रीट कर देती है कलेक्टिंग डक्ट में। अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगी, इसका मतलब है कि बॉडी में ज़्यादा H+ आयंस हो जाएंगी, और जब यहाँ पे H+ आयंस होंगी मीन्स एसिडोसिस की कंडीशंस आ जाएंगी। तो मैंने वही लिखा है कि ESRD में डिस्टल और प्रॉक्सिमल एसिडोसिस होती है। और किडनी डिजीज़, अगर कोई किडनी में डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर नेफ्राइटिस है, मीन्स इन्फ्लामेशन है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की यूनिट है। अगर नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन है तो इसका मतलब है कि वो सही से फंक्शन नहीं करेगी, तो उसी को हम किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होती है? बॉडी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, किडनी ज़्यादा एक्सक्रीट कर देती है।
चौथा है पॉइजनिंग बाई एस्प्रिन। पॉइजनिंग बाई एस्प्रिन के कारण अगर पॉइजनिंग हो जाए उस कंडीशन में इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होती है, एंटी फ्रीज में पाई जाती है। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा, अगर वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, तो जो अगर उस कोई लिक्विड है और वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जा रही है, तो उस फ्रीज को थोड़े टाइम के रोकने के लिए कि वो जल्दी से फ्रीज ना हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज हम यूज़ करते हैं। उसको, उसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल रहती है उसमें। तो इथाइलिन ग्लाइकोल पाई जाती है एंटी फ्रीज में, ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको थोड़ा डिले कर सके, उसको थोड़ा सा देर तक रहे, ताकि वो लिक्विड में ही रहे, फ्रीज जल्दी से ना हो। तो एस्प्रिन के पॉइजनिंग में और इथाइलिन ग्लाइकोल के पॉइजनिंग में अगर कोई इसको ड्रिंक कर लेगा तो उस समय उसको पॉइजनिंग हो जाएगी। उस कंडीशंस में भी क्या होती है, एसिडोसिस की जो कंडीशंस है वो आ जाती है। या फिर मिथेनॉल की कंडीशंस में भी हो जाती है। पांचवा है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगी कि बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, जिससे अदर जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण एसिड की कंडीशंस हो सकती है। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म मीन्स एल्डोस्टेरॉन की अमाउंट कम हो जाएगी। एल्डोस्टेरॉन क्या करती है, वाटर और सॉल्ट के रेगुलेशन में वर्क करती है। इसका फंक्शन यही होता है मेन कि ये वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन बॉडी में सही से करे, लेकिन एल्डोस्टेरॉन कम होने के कारण वाटर की कमी हो जाती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिहाइड्रेशन के केस में क्या होती है, एसिडोसिस के कंडीशंस आ जाते हैं। मींस इसमें भी वाटर की कमी आ जाएगी, तो एसिडोसिस के कंडीशंस आ जाएंगे। लैक्टिक एसिडोसिस ड्यू टू अल्कोहल, कैंसर, लीवर फेलियर या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में शुगर की अमाउंट कम हो जाना। या फिर सीजर। सीजर मीन्स जो रैपिड जो मूवमेंट होती है, बॉडी शेकिंग होती है बहुत फास्ट, उसको हम सीजर्स बोलते हैं, और ये लगभग 3 मिनट्स तक होती है। तो लैक्टिक एसिडोसिस क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस क्या होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपरली, तो हमारा बॉडी क्या करता है, लैक्टेट को बनाता है, और वो लैक्टेट बिना ऑक्सीजन के एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो जाती है, ताकि हम अपना डेली का जो वर्क है वो कर सके। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होती है कि जितनी फास्ट ये बनती है उससे बहुत कम ये डिस्ट्रॉय होती है। तो बॉडी में लैक्टिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में, जिसके कारण ब्लड में एसिडोसिस की मात्रा ज़्यादा, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और एसिडोसिस के कंडीशंस आ जाते हैं। अब लैक्टिक एसिडोसिस किस कारण से ज़्यादा होंगे, अल्कोहल लेने के कारण से। अगर पेशेंट को कैंसर है, उस कंडीशन में लीवर सही से काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में, या फिर ब्लड में शुगर की अमाउंट कम है उस कंडीशन में, या फिर पेशेंट को सीजर्स आ रहा है, मीन्स बहुत रैपिड बॉडी शेकिंग हो रही है उस कंडीशन में। 8वां है GI HCO3। HCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट और GI मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाइकार्बोनेट लॉस। मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है। अब वो किस कारण से होगा, डायरिया के कंडीशंस में। फिस्टुलाज, मैंने आपको बताया था कि फिस्टुला क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर सही से वर्क नहीं करती है, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियली वहाँ पे हम एक होल कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं और बाहर में ऑस्टमी बैग को लगा देते हैं, जिससे कि जो लिक्विड वेस्ट है वो जाकर बैग में जमा होती है। तो उस कंडीशन को हम फिस्टुला बोलते हैं। एंड यूरेटोसिग्मोइडोस्टमी। यूरेटोसिग्मोइडोस्टमी में क्या होती है कि अगर ब्लैडर में कैंसर है, ब्लैडर में अगर पेशेंट के कैंसर हो गया है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक को हम सिग्मोइड कॉलन, जो कि इंटेस्टाइन में होती है, मैं यहाँ पर रफली बना देती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, लास्टली यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन होती है, तो अटैच कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होती है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण बॉडी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो इन सभी के कारण ब्लड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और एसिडोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगी कि H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट कम हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज बाइकार्बोनेट आयंस। अब हमेशा याद रखिए कि पैथोफिजियोलॉजी को हमेशा इस टाइप से एरो दे करके लिखना है, ऐसे आप पैराग्राफ्स में नहीं लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्रीज बाइकार्बोनेट आयन। अब डिक्रीज जब बाइकार्बोनेट आयंस हो गई है तो क्या होगी, मेनली अनायंस गैप होगी। अनायंस मीन्स H+ आयंस और H3O HCO3 आयंस। H+ आयंस का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन, जो ब्लड में ज़्यादा हो गई है,
हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, और HCO3 माइनस मीन्स बाइकार्बोनेट आयंस, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो अनायंस में गैप हो गई है मीन्स हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो गई है और बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गई है। तो अनायन गैप होने के कारण क्या होती है, फॉस्फोरस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, जिसके कारण क्या होती है, हाइपर फॉस्फेटीमिया एसिडोसिस, क्योंकि इसमें फॉस्फेट की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो हाइपर फॉस्फेटेमिक एसिडोसिस हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड सोडियम, क्योंकि सोडियम की कमी हो जाएगी जिसके कारण क्या हो गई है, ब्लड एसिडिक हो गई है। तो डिक्रीज सोडियम के कारण क्या होगी, डाइल्यूशन एसिडोसिस। डाइल्यूशन एसिडोसिस में वाटर का जो वॉल्यूम है उसमें डिस्टर्बेंस आने के कारण ये डाइल्यूशन एसिडोसिस हो गई है, क्योंकि वाटर की कमी हो गई है, फ्लूइड्स की कमी हो गई है। तो हम मेनली पैथोफिजियोलॉजी को इस तरह से लिखेंगे। दोनों के बाद क्या होती है, इन दोनों के कारण हम क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसको किडनी बाइकार्बोनेट आयन H+ आयंस को रिमूव नहीं कर पाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या आएंगे, मीन साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम्स है फेटिग। अगर माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पेशेंट में, मतलब अभी जस्ट होना स्टार्ट हुआ है, आयरन कॉन्सेंट्रेशन बस अभी कुछ समय से ज़्यादा है ब्लड में, उस कंडीशन में क्या होगी, फेटिग होगी। फेटिग मीन्स थकावट महसूस होगी, पेशेंट हेडेक होगी, सर में दर्द रहेगी, ड्राउजीनेस रहेगी, उसको थोड़ा सा वीकनेस या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा मुरझाया टाइप का अनकॉन्शियस फील होगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे वो सोया हुआ है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेगा और बहुत गहरा गहरा सांस लेगा, मीन्स उसको लगेगा कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो एफर्ट लगा करके सांस लेगा। वॉमिटिंग उसको होगी, नोजिया जैसी नोजिया उसको आएगी। पेरीफेरल वेसोडाइलेशन, पेरीफेरल मीन्स हाथ और पैर के जो वेसल्स है उसमें थोड़ी सी डायलेशंस हो जाएगी, वो थोड़ी सी फैल जाएगी। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ब्लड जो है, जो अमाउंट ब्लड हार्ट का वो पंप करती है, जो भी अमाउंट हार्ट से बॉडी के लिए, वो डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। कस्मॉल्स रेस्पिरेशन, अगर पेशेंट का लंग हेल्दी है, मीन्स पेशेंट को लंग्स की कोई डिजीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में कस्मॉल्स रेस्पिरेशंस होंगी। कस्मॉल्स रेस्पिरेशंस क्या होती है, ये रैपिड रेस्पिरेशंस होती है और बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है पेशेंट को सांस लेने में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर प्रोग्रेस करती है टाइम के साथ तो उस कंडीशंस में क्या होगी, पेशेंट स्लीपी फील करेगा, वो बहुत ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली वीक फील करेगा, वो हमेशा वो नॉजेटेड रहेगा, मीन्स उसको हमेशा नॉजा जैसी मन करेगा और हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा और ज़्यादा उसको कंफ्यूजन रहने लगेगी। विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगेगी। विजुअल डिस्टर्बेंस में क्या होती है, डिमिंग होती है, मीन्स पेशेंट को थोड़ा कम दिखता है। फोटोफोबिया का मतलब है कि वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो डरा हुआ नहीं होता है। फोबिया का मतलब होता है कि अफ्रेड किसी चीज़ से, लेकिन वो डरा हुआ नहीं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है लाइट से, इस कारण से उसको फोटोफोबिया हो जाती है। स्कोटोमेटा मतलब होता है कि जब वो कोई चीज़ देखता है तो उसको लगता है जैसे उस पूरे पिक्चर्स में कहीं पे एक ब्लाइंड सा डॉट है, मीन्स उसको एक गोल सा, अगर मान लीजिए कि ये एक पिक्चर है तो उसको पूरा साफ साफ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक सा उसको डॉट डॉट दिखेगा कहीं कहीं पे, तो उसको हम स्कोटोमेटा बोलते हैं। फ्रैंक ब्लाइंडनेस मीन्स उसको नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर पेशेंट में ज़्यादा अगर सीवियर हो गई है उस कंडीशन में क्रेनियल नर्व पैरालिसिस का मतलब होता है कि पैरालिसिस हो जाएगी क्रेनियल के नर्व्स के, मीन्स स्कल में जो भी नर्व्स पड़े हुए हैं उनमें पैरालिसिस हो जाएगी, मीन्स वो सही से काम करना स्टार्ट नहीं करेगी, ब्लड फ्लो उसका रुक जाएगा, सेंसेशंस उसकी ख़त्म हो जाएगी और जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगी, मीन्स ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, जिस कारण वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। और लिथार्जी भी हो सकती है सीवियर, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशंस हो गए हैं, उस कंडीशन में लिथार्जी मीन्स बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी फील होगी, कोमा में जा सकता है पेशेंट, शॉक हो सकती है, डेथ हो सकता है। इसके अलावा बहुत रैपिड सीजर्स भी हो सकते हैं, बहुत सीवियर सीजर्स आ सकते हैं। तो ये सारे हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं एक मेटाबॉलिक पेशेंट में। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है और किडनी
हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल कम है, उस कंडीशन में क्या होगी, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स उस पेशेंट को होगी, उस इंडिविजुअल पर्सन को होगी। इसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, एबीजी एनालिसिस। मैं आपको रफली बता देती हूँ क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं है। एबीजी एनालिसिस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एबीजी एनालिसिस मीन्स एट्रियल ब्लड गैस, मीन्स ब्लड में कितनी अमाउंट है गैसेस की, उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका हम एमआरआई चेक करेंगे। एमआरआई क्यों करेंगे, क्योंकि उसको विजुअल डिस्टर्बेंस है, कन्फ्यूजन रहती है पेशेंट को, क्रेनियल नर्व पैल्सिस तो नहीं है। सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे लेंगे कि लंग्स डिजीज है या नहीं। तो इन सभी बातों का हम ख्याल करेंगे। कार्डिक उसको ईसीजी लेंगे ताकि उसका जो हार्ट है वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होते हैं और उसके क्या क्या कंडीशंस है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।